में पढ़ने वाले हैं डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। ये हमारा चैप्टर चल रहा है फेडरलिज्म, क्लास 10th चैप्टर नंबर 2, जिसमें आज हम डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये क्लियर कर देते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि कोई भी पावर, ठीक है, जो सेंट्रल से स्टेट और स्टेट से लोकल में डिवाइड होती है, उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। यानी कि पावर का डिवीजन ही डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ये देखना है कि हमको, यानी कि इंडिया के अंदर जो जब संविधान लागू हुआ था तो टू टाइप की गवर्नमेंट थी, केवल सेंट्रल एंड स्टेट, ठीक है। तो 1992 में एक अमेंडमेंट करने के बाद एक नई टाइप की गवर्नमेंट इंडिया में आई, जिसको हमने नाम दिया लोकल गवर्नमेंट। यानी कि सेंट्रल ने अपनी पावर को कुछ स्टेट के साथ शेयर किया और स्टेट ने अपनी कुछ पावर को लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर किया। तो ये लोकल गवर्नमेंट कौन है, क्या है, इसके बारे में हमें समझना है, और ये सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है वो समझना है। वो हमने आपको क्लियर किया कि भाई डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। तो इसमें साफ साफ लिखा है कि बी नोटेड एबव दैट फेडरल गवर्नमेंट हैव टू और मोर टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। मतलब हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि संघीय सरकार क्या होती है। संघीय सरकार एक ऐसी सरकार होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा प्रकार की गवर्नमेंट पाई जाती हैं। बी सो फार डिस्कस द टू टायर ऑफ गवर्नमेंट इन अवर कंट्री। और हमने आपको इसमें आगे बताया था कि हमारे देश में दो तरह की सरकारें हैं, बट द वास्ट कंट्री लाइक इंडिया कैन नॉट बी रन ओनली थ्रू दीज टू टायर ऑफ गवर्नमेंट। मतलब भारत जैसा एक विशाल देश दो तरह की सरकारों से नहीं चलाया जा सकता, हमें यहाँ पर एक थर्ड टाइप की गवर्नमेंट की भी रिक्वायरमेंट है। स्टेट्स इन इंडिया आर लार्जर एज इंडिपेंडेंट कंट्री ऑफ यूरोप इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन। उत्तर प्रदेश इज द बिगर देन रसिया, महाराष्ट्र इन बिग एज अ जर्मनी। यानी कि जो हमारा उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो रसिया, महाराष्ट्र और जर्मनी से बड़ा है पॉपुलेशन के रेस्पेक्ट में। मैनी ऑफ दीज स्टेट्स आर इंटरनली वेरी डाइवर्स। और बहुत सारी जो राज्य हैं वो इंटरनली डाइवर्स है, यानी कि आंतरिक रूप से उनमें कई तरह की विभिन्न, यानी कि अलग अलग चीज़ें पाई जाती हैं। There, there is thus a need of power sharing within these states. Federal power sharing in India needs another tier of government below that, the state government. This is the rationale for the decentralization of power. Thus result a third tier of government called local government. अभी हमने बताया था कि एक तीसरे प्रकार की सरकार जो बनाई गई, जिसका नाम हमने क्या रखा, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। इसको आपने यहाँ पर देखा तो आपने यहाँ पर समझ लिया होगा, भारत एक विशाल देश है। इस देश को चलाने के लिए हमें दो से ज़्यादा सरकारों की रिक्वायरमेंट थी, तो इसीलिए हमने 1992, ठीक है, कब, 1992 में एक अमेंडमेंट ला के कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करके हमने एक थर्ड टाइप की गवर्नमेंट को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया, जिसको हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। तो लोकल गवर्नमेंट क्या होती है, जिस तरह से गांव में प्रधान होते हैं और शहरों में और महानगरों में मेयर और नगर पालिका के जो अध्यक्ष होते हैं वो लोकल गवर्नमेंट के पार्ट हैं। तो आपने देखा होगा कि लोकल गवर्नमेंट एक थर्ड टाइप की गवर्नमेंट है, जिसको 1992 में लाया गया था। क्यों लाया गया था उसके कारण भी आपको बताए गए हैं कि भारत एक बहुत बड़ा विशाल देश है। इसको चलाने के लिए, इसको आगे डेवलप्ड करने के लिए, जिससे मतलब पूरे देश का अच्छे से विकास हो सके, उन सभी पॉइंटों को ध्यान में रखने के लिए हमने एक थर्ड टाइप की ऑफिशियल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज की, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको बताया गया है 1992। इसको आप याद रखना है, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट, तो आपने पावर शेयरिंग पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था बेल्जियम में भी एक नई टाइप की सरकार थी, वहाँ पर लिंग्विस्टिक गवर्नमेंट थी, और यहाँ पर है लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। तो आपने डिसेंट्रलाइजेशन देखा। इसके बाद हम अब देखने जा रहे हैं मेजर स्टेप टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन। इसके कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू मेक द थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। इसके कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जिनको आपको अपने नोट्स में लिखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। नाउ इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। मतलब इसमें ये बताया गया था कि हमारी जो लोकल बॉडीज़ हैं, लोकल बॉडीज़ से मतलब है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था, गांव में पंचायतें, शहरों में नगर पालिकाएँ और महानगरों में नगर निगम, इनको लोकल बॉडीज़ बोला जाता है। इनमें रेगुलर इलेक्शन होंगे। रेगुलर इलेक्शन से मतलब है कि जिस तरह से हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के रेगुलर इलेक्शन होते हैं, हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, इसी तरह से इन सभी लोकल बॉडीज़ के भी रेगुलर इलेक्शन होंगे। कोई गैप नहीं होगा कि एक बार हो गए इलेक्शन फिर नेक्स्ट बार नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। रेगुलर इलेक्शन होंगे, ये बात कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी बोली गई है। इसको आप साफ साफ यहाँ पर देख सकते हैं। नाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी, यानी कि इसको करना ही करना है। ऐसा किसने बोला है, कॉन्स्टिट्यूशन ने। स्टेट्स इसमें सॉरी सीट्स आर रिजर्व्ड इन द इलेक्टेड बॉडीज एंड द एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। मतलब इस पॉइंट का क्या मतलब है, इसको हम समझते हैं
जिस तरह से आप इसमें देख रहे हैं कि कुछ सीट्स रिजर्व रहेंगी। रिजर्व से मतलब है कि फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मेरे प्रदेश में, प्रदेश से मतलब है कि जिस प्रदेश में हम रहते हैं, जिस स्टेट में हम रहते हैं, सपोज कि उसमें 100 लोकल बॉडीज हैं। लोकल बॉडीज से मतलब है कि गांव की पंचायतें भी हैं, नगर गांव से जुड़ी हुई हैं। किससे जुड़ी हुई हैं? गांव से, यानी कि पंचायतें। उनका इलेक्शन अलग होता है, और जो शहरी जिनको बोला जाता है नगर पालिका और नगर निगम, उनका इलेक्शन अलग होता है। तो 100 में से 25 निकालने के बाद 75 बचेंगे, और इन 75 पे भी कुछ रिजर्वेशन लगेगा। रिजर्वेशन का मतलब होता है सीट रिजर्व की जाएंगी। कभी कभी जनरल सीट भी रहती है। अगर आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं बच्चे, कभी भी उन्होंने अगर इस बात को नोटिस किया हो, या अपने गांव में या अपने शहर में इस चीज़ को नोटिस किया गया हो कि अब की बार जो प्रधानी की सीट है या नगर पालिका की जो सीट है वो रिजर्व है, ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, या महिला वर्ग के लिए, इस तरह से रिजर्वेशन किया जाता है। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो इस चीज़ को, इसी को कहते हैं रिजर्वेशन। यानी कि जैसे सपोज दैट कि कोई भी ओबीसी के लिए या एससी के लिए रिजर्व है, तो उस पर जो कैंडिडेट, यानी कि इलेक्शन लड़ने के लिए, अध्यक्ष पद के लिए जो इलेक्शन होगा, उसमें ओबीसी कैंडिडेट ही पार्टिसिपेट करेंगे। अगर एससी है तो एससी कैंडिडेट ही पार्टिसिपेट करेंगे। अगर महिला है तो महिलाएं ही पार्टिसिपेट करेंगी, और उसमें भी रिजर्वेशन चलता है। महिला किस वर्ग से हैं? ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं। इस तरह से उसमें भी रिजर्वेशन चलता है। तो आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा कि रिजर्वेशन किस तरह से चलता है। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, जिसको हम आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। एट लीस्ट वन थर्ड ऑफ पॉपुलेशन, सॉरी, ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वुमेन। यानी कि जितनी भी पोजीशंस, यानी कि जितनी भी लोकल बॉडीज हैं, उसमें से वन थर्ड जो कैंडिडेट होंगे वो महिला कैंडिडेट होंगे। एंड इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैव बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शन। इसके लिए एक अलग मतलब बॉडी बनाई गई स्टेट के अंदर, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन के नाम से जानी गई, जिसका काम था शहरों में और गांव में, यानी कि म्यूनिसिपल इलेक्शन को कंडक्ट कराना। द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। द नेचर ऑफ शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। यानी कि सभी राज्यों में सेम नहीं है कितना पावर हमें शेयर करना है, कितना रेवेन्यू शेयर करना है, पर करना है। सभी राज्यों में सेम नहीं है। कुछ राज्य अपने हिसाब से, अपने लॉ के हिसाब से काम करते हैं, और उसी तरह से वो अपनी शेयरिंग करते हैं किसके साथ? लोकल बॉडीज़ के साथ। ठीक है, यानी कि लोकल गवर्नमेंट के साथ। रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन एज द नेम ऑफ पंचायती राज। यानी कि गांव में जो गवर्नमेंट है उस पॉपुलरली किसके नाम से जानी जाती है? पंचायती राज। ईच विलेज और ए ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट्स हैज ए ग्राम पंचायत। यानी कि सभी में क्या होती है? ग्राम पंचायत होती है। दिस इज ए काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ ए सेवरल वार्ड्स मेंबर ऑफन कॉल्ड पंच। यानी कि इसमें बहुत सारे वार्ड मेंबर मिलते हैं और क्या कहलाते हैं? पंच कहलाते हैं। एंड प्रेसिडेंट और सरपंच, और प्रेसिडेंट को क्या कहते हैं? सरपंच कहते हैं। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाई ऑल द एडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन दैट वार्ड। यानी कि इनको वहाँ के जो गांव में रहने वाले, जो वार्ड में, उस वार्ड में रहने वाले लोगों के द्वारा चुना जाता है। इट इज ए डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज। डिसीजन मेकिंग बॉडी का मतलब होता है जो ग्राम पंचायत होती है वो गांव में क्या डेवलपमेंट होगा उसके लिए फैसले लेती है। ठीक है, तो इसको अंडरलाइन कर सकते हैं कि जो ग्राम पंचायत, ग्राम सभाएं जो होती हैं वो गांव के विकास में मदद करती हैं। द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा। जो पंचायत है यानी कि ग्राम पंचायत है वो किसके अंडर में काम करेगी? ग्राम सभा। तो ग्राम सभा में कौन आते हैं? ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर। यानी कि जो गांव में वोट डालने वाले जो भी लोग होते हैं वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। इट मीट एट लीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर टू अप्रूव द एनुअल बुडगेट ऑफ द ग्राम पंचायत एंड टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत। ये साल में 2 या 3 बार आपस में मिलते हैं, इनकी मीटिंग होती है इनके। तो ये क्या जांचने की कोशिश करते हैं कि ग्राम पंचायत में जो भी काम हो रहे हैं वो सही है या नहीं है, या काम अभी शुरू हुआ है या नहीं हुआ है गांव के विकास के लिए। द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। और कहाँ तक जाता है? जिला स्तर तक जाता है। अ फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज यूजुअली कॉल्ड है ग्राम समिति। ग्राम पंचायत, सॉरी, पंचायत समिति बोला जाता है, और ब्लॉक और मंडल बोला जाता है। यानी कि बहुत सारी पंचायतें मिलकर ब्लॉक बना देती हैं। ठीक है, यानी कि आपने देखा होगा कई सारे पोस्टर आपने देखे होंगे अपने एरिया में, ब्लॉक प्रमुख हैं या ये इस तरह के नेताजी हैं या उस तरह के नेताजी हैं, ब्लॉक लेवल के। ठीक है, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ब्लॉक कौन बनाता है कि बहुत सारी कुछ पंचायतें मिलकर एक ब्लॉक बनाती हैं। द मेंबर ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज आर इलेक्टेड बाई ऑल पंचायत मेंबर्स इन दैट एरिया। यानी कि इसके जो ब्लॉक के लेवल के जो मेंबर होते हैं उनको कौन चुनता है? उस पंचायत में वोट डालने वाले लोग। ऑल द पंचायत समितिस और मंडल्स इन ए डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द जिला परिषद। और वो क्या बनाते हैं? जिला परिषद। मोस्ट मेंबर ऑफ जिला परिषद आर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोक सभा, एमएलए ऑफ द दैट डिस्ट्रिक्ट एंड सम
अदर ऑफिशियल्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज आर आल्सो इट्स मेंबर। जिला परिषद के वो मेंबर होते हैं। जिला परिषद चेयरमैन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद, ठीक है, जिसको बोलते हैं शायद जिला पंचायत अध्यक्ष। आपने नाम सुन रखा होगा, जो भी लोग थोड़ा पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है उन्होंने अक्सर इन नामों को सुन जरूर रखा होगा। तो आपको इसमें आगे समझना है कि सिमिलरली द लोकल गवर्नमेंट बॉडी एग्जिस्ट इन द अर्बन एरियाज, ऐसी तरह से अर्बन एरियाज में होते हैं जिन्हें म्यूनिसपैलिटीज यानी कि नगर पालिकाएं कहते हैं। एंड बिग सिटी कॉन्स्टिट्यूट ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि नगर निगम बोला जाता है। बोथ म्यूनिसपैलिटीज एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज ऑफ कंसिस्टिंग पीपल्स रिप्रेजेंट म्यूनिसिपल। दिस चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनिसपैलिटी इन ए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सच एज एन ऑफिसर कॉल्ड अ मेयर। यानी कि उसके ऑफिसर को यानी कि हेड को क्या बोला जाता है, मेयर बोला जाता है, ठीक है। इस तरह यहाँ पे कुछ दे रखा है कि प्राइम मिनिस्टर रन द कंट्री, चीफ मिनिस्टर रन द स्टेट, लॉजिकली देन द चेयरपर्सन ऑफ द जिला परिषद शुड रन द डिस्ट्रिक्ट, व्हाई डज द डीएम और कलेक्टर एडमिनिस्ट्रेट द डिस्ट्रिक्ट। यानी कि जिस तरह से प्रधानमंत्री देश को, मुख्यमंत्री राज्य को और जिला परिषद जिले को ऑपरेट करती है, तो उन्होंने पूछा है कि डीएम और कलेक्टर एडमिनिस्ट्रेट द डिस्ट्रिक्ट, तो वो क्या करते हैं जिले के अंदर, ठीक है, ये आपको बताना है क्या करते हैं वो लोग, इस तरह से। तो आगे इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है चैप्टर में, जो मेनली चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। आई होप कि आपको ये चैप्टर कुछ समझ आया होगा, और आप इस वीडियो को देख कर रिवीजन करते रहिए। ऐसी कई सारी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, जिससे आपको पढ़ने में काफ़ी मदद मिलेगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी टॉपिक में रिलेटेड, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें।